वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पुलिस वीक के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ पुलिस के जरिए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ लगातार किए जा रहे इनकाउंटर्स पर इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वालों के इंसानी हुकूक की बातें करना फिजूल है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पुलिस को अपना हिफाजती घेरा मानता है। इस वर्दी का कार्य ही है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और मुझे लगता है जब भी हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री और हमारी मिलिट्री जब भी इस भाव के साथ कार्य करती है तो आम जनमानस, देश का प्रत्येक वासी उसे हाथों हाथ लेकर के सम्मान का पात्र बनाती है, आम जन उसे अपना हीरो के रूप में प्रस्तुत करती है। उत्तर प्रदेश में इत्तेहाद की राहें आसान नजर नहीं आ रही हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद जरूर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और बीएसपी सरबराह मायावती के सख्त तेवर कांग्रेस की तशवीश का सबब बने हुए हैं। कांग्रेस के 134वें यौम तासीस पर यूपी कांग्रेस के सदर राज बब्बर ने इत्तेहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। राज बब्बर ने कहा कि अखिलेश यादव फिलहाल नाराज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान मुसलसल अखिलेश यादव से राब्ते में है। राज बब्बर ने यह भी कहा कि इंतखाबात में अवाम के फैसले के हिसाब से ही आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके संबंध, उनकी एक्सिस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से है। इसलिए मैं इस पर इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि जो भी होगा वो जनता के आदेशों पर होगा, जनता जो चाहेगी वो होगा। हम राजनीतिक पार्टियों के लोग कुछ भी कहें, लेकिन जनता का जो एक मन है, जनता का एक जो भावना है, उसका हमें सम्मान करना पड़ेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कांग्रेस पर दिए जा रहे तल्ख बयानों के बाद अब ऐसा लगता है कि यूपी में गठबंधन की खिचड़ी टेढ़ी खीर बन गई है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष राज बब्बर का कहना है कि अखिलेश यादव फिलहाल नाराज हैं और उनकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार गठबंधन को लेकर उनसे बात कर रहा है, लेकिन अब भी ये कहना मुश्किल है कि इस सियासी समर में गठबंधन की राह कितनी आसान होगी। कैमरामैन मनोज राय के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। बुलंदशहर तशद्दुद में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह कत्ल मामले में कलीदी मुलजिम प्रशांत नट ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि उसने सुबोध कुमार सिंह पर गोली चलाई थी। पुलिस पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि सुबोध कुमार सिंह पर पहले कुल्हाड़ी से हमला किया गया और उनको जलाने की भी कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को उन्हीं के रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी। गोली मारने से पहले उनके सर पर कलवा नामी एक और मुलजिम ने कुल्हाड़ी से हमला किया था और उसके साथ ही उनका अंगूठा भी काटा गया था। कोतवाल साहब मुझको जानते थे, मेरा परिचय था उनसे। कोतवाल साहब को मैं जो उनकी थोड़ी चौकी के सामने फूट चुकी थी, जो ट्रोला खड़ा था रेत का, वहाँ पर उसके सहारे आए थे, वहीं पर मैं खड़ा था उलट में। शान में से पथराव चल रहा था विकट। फिर मैं उन्होंने टोले के धोरे से अपने गाँव की तरफ ले जा रहा था। ले जाने के बाद में सुमित ने रोड़ा मारा, रोड़ा कोतवाल साहब का लग गया। लगने के बाद में कोतवाल साहब ने मारा, किसी और का जाएगा लगा। लगने के बाद में मैं फिर अपने गांव की तरफ को ले आया। नाली, एक नाली पड़ती है, नाली कूदते के खैन सुमित सब में आ गया, पथराव में सुमित सब में आ गया था। फिर जो नाली कूदते खैन कोतवाल साहब ने सुमित को गोली मार दी थी। सुमित मौके पर वहीं गिर गया। गिरने के बाद में मैं अपने गाँव की तरफ चले आ रहा हूँ। दूसरे खेत में बाढ़ में ले जा करके एक दीवार पड़ती है, दीवार के पीछे से ये प्रशांत आया। प्रशांत ने दोनों हाथों से गोली भर ली। गोली भरने के बाद में पब्लिक एकदम टूट पड़ी। पब्लिक ने वो पत्थर और जी लट्ठों से उन्हें मारा। मारने के बाद में वे जब ही नीचे गिर गए थे, इन प्रशांत ने छीन करके दीवार पर उसके गोली मार दी। आपके सामने छीनी थी प्रशांत ने पिस्टल? पिस्टल प्रशांत ने छीनी थी, छीन करके गोली मार दी। आपके सामने गोली मारी थी इंस्पेक्टर साहब? मेरे सामने गोली मारी थी सर। फिर पिस्टल कहाँ फेंकी थी? पिस्टल वहीं गिर दी थी। एक ये ले जा रहा था, इसने बोला पिस्टल को वहीं गिर दी। नोएडा के सेक्टर 58 के पार्क में आज जुमे की नमाज अदा नहीं की गई। पुलिस ने पार्क में किसी भी मजहबी कार्रवाई को रोकने के लिए पानी भर दिया था और सुबह से पुलिस का पार्क में पहरा था। नोएडा में अवामी मकामात में नमाज अदा करने को लेकर तनाज़ा कहीं बढ़ न जाए, इसकी वजह से नोएडा पुलिस और इंतजामिया ने
पार्क को पानी से भर दिया। पुलिस ये यकीनी बनाना चाहती थी कि वहां कोई मजहबी प्रोग्राम ना हो और ना ही नमाज अदा की जा सके। वाज़ेह हो कि नोएडा के सेक्टर 58 में अथॉरिटी की जिस पार्क में नमाज और दूसरी तरह के मजहबी प्रोग्राम के लिए नोएडा पुलिस ने कंपनियों को नोटिस भेजा था, इस पार्क में सुबह से ही पुलिस का पहरा रहा। जुमे की वजह से नमाजियों के इकट्ठा होने का अंदेशा था, इसलिए पूरे पार्क में पानी भर दिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने दफ्तरों और इदारों को हुक्म दिया था कि वो अपने मुलाजमीन को अवामी मकामात जैसे कि पार्कों में जुमे की नमाज पढ़ने से रोकें। यूपी पुलिस की हिदायत को जानकारी में लेते हुए नोएडा पुलिस के मुख्तलिफ थानों में पिछले हफ्ते एक नोटिस जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि अगर नोएडा सेक्टर 58 में वाक़े इंडस्ट्रियल हब के दफ्तरों के मुलाजिम पब्लिक प्लेसेस में नमाज पढ़ते पाए गए तो इसके लिए इदारे को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसी पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नोएडा का सेक्टर 58 बुनियादी तौर पर एक IT और सर्विस सेंटर है। नोएडा पुलिस ने इसकी हिमायत की है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान फिरक़ेवाराना हम आहंगी के मद्देनजर ऐसी हिदायत जारी की गई है। मंगल को सेक्टर 58 के अथॉरिटी पार्क में नमाज पढ़ने पर रोक के बाद बुध को सेक्टर 37 में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भगवत कथा के इनकाद को रोक दिया था, जिसके बाद खवातीन कीर्तन करने लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एक जानिब जहां नोएडा के सेक्टर 58 के पार्क में नमाज की अदायगी को रोकने में पुलिस कामयाब रही, तो वहीं दूसरी जानिब तकरीबन 200 लोगों ने सेक्टर 63 के एक पार्क में नमाज जुमा अदा की। हालांकि इस पर अभी तक कोई तनाजा नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे। तलाक सलासा बिल कल लोकसभा में मंजूर हो गया। बिल की मंजूरी के बाद उलमा देवबंद ने बीजेपी और इसके हलीफ जमातों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उलमा का कहना है कि बिल के कानून बन जाने के बाद भी वो इसकी मुखालिफत करते रहेंगे। किया गया है वह मुसलमानों को मंजूर नहीं है। मुसलमान कुरान हदीस पर चलता आया है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रस्तों को फॉलो करता हुआ चला आया है, वही करता आएगा। मुसलमानों को, खासकर देवबंदी उलमा को ये बिल कतअन मंजूर नहीं है। ये खुल्लम खुल्ला कुरान और हदीस में मुदाखलत है, शरीयत में मुदाखलत है, जो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हुकूमत हिंद ने उसको बिल को पास कर दिया है, लेकिन हुकूमत हिंद ये भी समझ ले कि अपने नापाक इरादों को जो पूरा करने में लगी हुई है और शरीयत मुताहरा में जो मुदाखलत कर रही है, मुसलमान तो सिर्फ और सिर्फ कुरान का कानून ही तस्लीम करेगा। शरीयत मुताहरा जो हमें कहेगी हम उसी पर चलेंगे, और तमाम मुसलमान औरतें भी वही कानून मानती हैं जो शरीयत मुताहरा ने कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ कानून हमारे लिए बरहक है और हमेशा हम उसी को मानेंगे और उसी पर चलेंगे। दिल्ली एनसीआर और मगरबी यूपी से गिरफ्तार किए गए मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी को जहां सिक्योरिटी एजेंसियों की बड़ी कामयाबी से तस्वुर किया जा रहा है, वहीं गिरफ्तार मुलजमीन में से कई अफराद के अहले खाना ने उनके बच्चों के बेकसूर होने का दावा किया है। अब इस मामले को लेकर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से बेकसूर नौजवानों को कानूनी मदद फराहम कराने का ऐलान किया गया है। जमीयत उलमा हिंद का पहले से ही ये रुख रहा है। पूरे देश में आतंकवाद के विरुद्ध जमीयत उलमा हिंद ने काम किया है, लेकिन इसकी आड़ में किसी भी बेकसूर नौजवान को परेशान न किया जाए, और जमीयत उलमा हिंद ऐसे बेकसूर नौजवानों की हर तरीके से कानूनी मदद करेगी। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब का बयान भी आया है, और कल हमारे वकील पटियाला हाउस कोर्ट में भी रहे, तो हर तरीके की मुमकिन मदद की जाएगी बेकसूरों को बचाने के लिए। खवातीन को उनके हुकूक दिलवाने और मुश्तरका तहजीब को बचाने के लिए मुसलमानों को सेकुलर मिजाज हिंदू भाइयों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। ये मानना है अक़लियती तबके के उन लोगों का जो हिंदुस्तान के बदलते मिजाज पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये लोग ये भी मानते हैं कि नफरत पर मबनी सियासत की गुंजाइश इस मुल्क में नहीं है। सियासत ने जिस अंदाज से मजहबी चोला पहन लिया है, वो मुल्क के जमहूरी व दस्तूरी निजाम के लिए बड़ा खतरा है। फिरका परस्त तंजीमें जिस नफरत और शिद्दत का मुजाहरा कर रही है, इससे अमन पसंद लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो लोग जो सरकारी इदारों में खवातीन के फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं,
भले ही हुकूमत के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत ना करें, लेकिन सच का एतराफ तो कर ही लेते हैं। लेकिन एक चीज जो सामने आई कि समाज जब तक खुद नहीं सुधरेगा, उस पर खुद नहीं ध्यान देगा, तो कोई भी हुकूमत जो है पूरी तौर से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। समाज को पूरा सेपरेट सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि नौजवान अगर जब तक आगे नहीं आएगा, जब तक ये माहौल सुधरेगा नहीं। लोगों को बरसर इख्तिदार अरबाब सियासत से इसलिए भी शिकायत है कि इख्तिदार पर बैठे लोग जालिमों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। एक मखसूस तबके के लोगों पर मजालिम बर्पा किए जा रहे हैं और कोई सुनने वाला तक नहीं। हमारा मानना है कि मौजूदा सरकार जो है वो मुसलमानों के उत्पीड़न को करके हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही थी, जिसका फार्मूला उनका 2014 में तो कामयाब हो गया था, लेकिन आगे वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उस झूठ में उन्होंने ऐसे झूठे झूठे वायदे और ऐसी छोटी छोटी थ्योरियाँ दी थी जिसमें वो खुद उलझ के रह गए। मुसलमानों से तो मैं ये अपील करूँगा कि वो कोई भी इश्तियाल अंगेज़ तकरीर या ऐसे बयानात ना दें जिससे लोगों का माहौल ख़राब हो, बल्कि उसमें वो यहाँ के इंसाफ पसंद सेकुलर पसंद जो हिंदू हैं उनके साथ खड़े रहें। हालांकि सियासी मंजरनामा कुछ बदलता हुआ भी महसूस हो रहा है, लेकिन शिद्दत पसंदों की नफरत में कोई कमी नहीं आ रही है। इसके बावजूद भी दस्तूर व जमहूरियत में यकीन रखने वाले लोग मायूस नहीं। वो ताकतें जो नफ़रत फैला रही हैं, जो शिद्दत फैला रही हैं, उनका जवाब यही है कि उनकी शिद्दत का जवाब मोहब्बत से दिया जाए। अक़लियती तबके के लोग यही चाहते हैं कि ये जो पूरी कारगुजारियाँ हैं, इनका पस मंज़र आइंदा इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन है। लिहाजा इस हिकमत अमली को समझते हुए हिंदुस्तान को बचाया जाए, जमहूरी कदरों को बचाया जाए, उस मोहब्बत को बचाया जाए जिसके लिए मुल्क जाना और पहचाना जाता है। कैमरामैन सरबजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। यूपी हुकूमत जहां गरीब और मजदूर तबके के लोगों के मफादात में फलाही स्कीमें चलाने का दावा कर रही, तो वहीं कुछ अफसरान ऐसे भी हैं जो इन मंसूबों को सबूताज करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ललितपुर में हालात इतने खराब हो गए कि एक स्कूल के स्टाफ को वजीर आला योगी आदित्यनाथ को इज्तिमाई इस्तीफा तक भेजना पड़ा। उत्तर प्रदेश हाउसिंग तामीराती एम्प्लॉयज बोर्ड के तहत चलने वाले विहान रेजिडेंशियल स्कूल के स्टाफ ने इदारे के जिम्मेदारानों पर इस्तेहसाल का इल्जाम लगाते हुए इस्तीफा भेज दिया है। पहले जिला स्तर पर इस विभाग द्वारा संचालित था, लेकिन अब इसको संचालन के लिए समाज शास्त्र लखनऊ विश्वविद्यालय को एक काम दिया गया है। और मैंने कल प्रयास किया उनसे बात करने के, उन लोगों से हमारी बात नहीं हो पाई। जैसी बात होगी तो वैसे हम इस पर कार्रवाई करेंगे और स्कूल को बंद नहीं होने दिया जाएगा किसी भी दशा में। किसी प्रकार की कोई नियमावली, कोई निर्देशन नहीं दिए गए हैं जिसके आधार पर मैं विद्यालय को संचालित कर पाऊँ। साथ ही साथ आपके द्वारा समय समय पर अनामित व्यक्ति विद्यालय में आते रहते हैं जो कि शराब की नशे की हालत में आते हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं। लोगों से जबरदस्ती जो चार्ज लिया गया, उसके बाद से संस्था ने हमें कोई भी नियमावली उपस्थित नहीं कराई। और जब आप यहाँ विद्यालय में आके नशे की हालत में मुझसे भी एक दो बातें अपशब्द कही। जनवरी माह से इलाहाबाद में शुरू होने वाले कुंभ मेले के लिए तैयारियों का सिलसिला जंगी पैमाने पर जारी है। कुंभ में शामिल होने वालों की तादाद और ट्रांसपोर्ट सहूलियात को पेश नजर रखते हुए इजाफी बसों के इंतजाम को लेकर अहकाम जारी कर दिए गए हैं और मेरठ रीजन से भी 180 बसों का मुतालबा किया गया है। कुंभ रूट के लिए मेरठ से जाने वाली बसों को खुसूसी तौर पर तैयार करने का भी रोडवेज वर्कशॉप में काम शुरू हो चुका है। कुंभ मेला रूट के लिए मेरठ रीजन से तलब की गई 180 बसों को मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर और नोएडा से इलाहाबाद घोसी रूट पर लगाया जाएगा। 31 जनवरी से 8 फरवरी तक के लिए इनकी खिदमात ली जाएंगी। कुंभ के लिए खास तौर पर बसों की साफ सफाई, मेंटेनेंस से लेकर रंगने का सिलसिला इन दिनों मेरठ वर्कशॉप में जोर शोर से जारी है। 180 बसों की डिमांड मेरठ से है। 180 गाड़ियाँ हमारी प्लान हैं जो कुंभ मेले में जाएंगी। स्नानों पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उसमें एक परिवहन निगम ने अपनी एक योजना बनाई है। 31 जनवरी से 10 फरवरी की कार्य योजना अलग से है। और मेरठ क्षेत्र में जो 180 बसें जाएंगी उसमें 65 बसें मेरठ डिपो से, 65 सोराब गेट से, 25 गढ़ डिपो से और 25 ही आपके बड़ौद डिपो से जाएंगी। इस प्रकार 180 गाड़ियों का हो रहा है। और जो हमारी
वहाँ की कार्य योजना है जो 31 जनवरी से 10 फरवरी तक की है, जिसमें कि ये उम्मीद की जाती है कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अधिक से अधिक हम गाड़ियों का वहाँ संचालन करें। हम लोग को यहाँ मेंटेनेंस, जो हम लोग का M40 मेंटेनेंस संबंधी जितने भी कार्य हैं और जो फिजिकल दशा है बसों की, वो सारी हम लोग को बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर हम लोग कंप्लीट करनी है और फिर हम लोग यहाँ से बसें अपनी रवाना कर देंगे और उनके साथ में एक रीजन से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भी रहेगा इन बसों के संचालन के लिए संबंधित क्षेत्र में। कुंभ के इस खास मौके पर जहां रोडवेज की आमदनी बढ़ाने के लिए UPSRTC की जानिब से खुसूसी स्कीमें भी पेश की जा रही हैं, वहीं इस दौरान मेरठ रीजन में बसों की कमी से मुसाफिरों को होने वाली परेशानियों को दूर करने का भी हल निकालने के लिए महकमे के जिम्मेदार अफसरान दावे कर रहे हैं। देखिए 180 बसें जाने के बाद भी मेरे पास लगभग 640 के आसपास बसें बचती हैं मेरठ क्षेत्र के लिए, तो मैं नहीं समझता हूं कि कुछ किसी तरह की परेशानी आएगी, क्योंकि हम लोगों ने जो बसें जा रही हैं उनके ट्रिप को अन्य बसें जो मेरी शेष यहाँ रीजन में बचेगी उनसे मैंने उसको ट्रिप बढ़ा के उसको प्लान कर रखा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बीजेपी अखिलेती मोर्चा ने 3 तलाक से मुतासरा औरतों की मदद के लिए एक शोबे खवातीन तश्कील देने का मंसूबा बनाया है, जिसमें 100 से ज्यादा खवातीन को शामिल किया जाएगा। ये खवातीन एक ही नशिस्त में दी जाने वाली 3 तलाक से मुतासरा खवातीन को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगी। कल बैठक हुई है हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा की, उसमें जो हमारे बीजेपी से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनकी एक विंग बनाई है जो 3 तलाक महिलाओं से संपर्क करेंगी और संपर्क करने के बाद उनकी जो परेशानियां हैं उनको रोजगार से जोड़ना या उनकी किसी भी और तरह की जो भी मदद होगी उनकी वो मदद करेंगी। हर जिले में उनकी जो है कमेटी बनाई जाएगी और वो जो 3 तलाक महिलाएं हैं उनसे जाकर संपर्क करेंगी और उनको परेशानियों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगी। लोकसभा में तलाक सलासा बिल मंजूर होने पर एक बार फिर से बिहार में जेडीयू ने अपनी सफाई दी है। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि तलाक सलासा दफा 370 और बाबरी मस्जिद तनाजे पर जेडीयू का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मौलाना बलियावी ने कहा कि राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ जेडीयू के अरकान वोट करेंगे। जनता दल यू का शुरू से ही ये ओपन क्लियर कैरेक्टर रहा है कि किसी भी विवादित मुद्दे से हम आपके साथ नहीं खड़ा हो सकते हैं, वो चाहे 3 तलाक का मामला हो कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद का मामला हो कि 370 का मामला हो। हाँ, हस्तक्षेप कर रहे हैं तो हस्तक्षेप भी बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जनता दल यू के पास लोकसभा में अगर डिजिट होती तो मैं खड़ा होकर बिल गिरा देता। बिहार में होने वाले 1765 उर्दू मुलाजमीन की बहाली का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। हालांकि इस ताल्लुक से हुकूमत ने बहाली के अमल को जल्द मुकम्मल करने का ऐलान किया था। मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोकसभा के इंतखाब से कबल उर्दू मुलाजमीन की बहाली को यकीनी बनाया जाए। उधर जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने भरोसा दिलाया है कि इस मसले को जल्द हल किया जाएगा। बहुत पहले 1765 उर्दू मुलाजमीन की बहाली के लिए कैबिनेट से मंजूर हो गया है। अफसोस की बात यह है कि अब तक वो ज़मीनी सतह पर नहीं आया। मतलब ये कि उसका एडवर्टीजमेंट इंटरव्यू नहीं लिया गया, बहाली नहीं हुई। अब अनकरीब में इलेक्शन आने वाला है, फिर नोटिफिकेशन हो जाएगा इलेक्शन का, उस मौके पे फिर काम नहीं हो सकता है। हम इस सरकार से मुतालबा करना चाहेंगे कि उसको नोटिफिकेशन के पहले, इलेक्शन के पहले उसकी तमाम प्रतिक्रिया अपना करके इंटरव्यू लेकर के बहाली को पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले यकीनी बनाए। हमको लगता है कि जब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है तो आचार संहिता लगने से पहले इस काम को निपटा देना चाहिए, क्योंकि सामने चुनाव मैदान भी है और वो काम भी है कि माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं देखना है। अगर ये डिपार्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास है तो ये उनको खुद ही देखना, और हमको लगता है कि वो इस मामले में बहुत ही चिंतित रहते हैं। फिर भी मैं, चूँकि काम का प्रेशर भी है और बहुत सारे मामले हैं, मैं मानने की तवज्जो भी इधर दिलूं। बाहुबली रुकन असेंबली अनंत सिंह के अजीम इत्तेहाद में दाखिले पर लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के सुर अलग अलग हैं। कल तेज प्रताप यादव ने जिस बाहुबली के पार्टी में आने पर इस्तकबाल की बात कही थी, तेजस्वी यादव ने आज इसे न सिर्फ रेड सिग्नल दिखला दिया बल्कि यहां तक कहा कि अनंत सिंह जैसे नजरियात के हामिल लोगों को इन्हें जरूरत नहीं है। प्रेशर क्या है?
आना चाहते हैं तो आएं। दरवाजा पार्टी के लिए सबके लिए खुला है, आना चाहते हैं स्वागत है, आ सकते हैं। कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है नहीं कह रहा है, हमारे पार्टी में ऐसे लोगों की लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो हमारी विचारधारा है हमारी पार्टी की, उससे विपरीत उनकी विचारधारा है। और आप देखिएगा जिस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको हम पार्टी में कतई नहीं आने देंगे। अजीम इत्तेहाद की सियासत कल रांची के रिम्स अस्पताल में मुंतकिल रहेगी। जी हां, तेजस्वी यादव और अजीम इत्तेहाद के कई लीडर कल लालू यादव से मुलाकात करने वाले हैं। सियासी गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी सरबराह अजीम इत्तेहाद के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे। हालांकि सियासी मजबूरियों के तहत लीडर ऐसे किसी भी इम्कानात को खारिज कर रहे हैं। आप लोग सब लोग जान रहे हैं, सैटरडे को जो है हमारे पिता से मिलने की अनुमति दी जाती है और उनसे मिलने आए हैं और हालचाल तबीयत जो है वो पूछने का काम करेंगे, देखने का काम करेंगे क्या स्थिति है, और जो भी चीज़ें होंगी हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। एनडीए का साथ छोड़कर अजीम इत्तेहाद का दामन थामने वाले उपेंद्र कुशवाहा को एक और झटका लगा है। भगवान सिंह कुशवाहा ने आरएलएसपी को खैराबाद कहकर जेडीयू में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जेडीयू रियासती सदर विशिष्ट नारायण सिंह ने इन्हें पार्टी की रुकनियत दिलाई। जेडीयू का दामन थामने के बाद भगवान सिंह कुशवाहा ने नीतीश कुमार और एनडीए के काम की तारीफ भी की। सकारात्मक चीज में समर्थन कीजिए, जो गलत बातें हैं सरकार में रह करके भी सचेत ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। ये एक स्वतंत्र और खासकर से एक अच्छे राजनीतिक का काम। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस का 134वां यौम तासीस मनाया गया। बिहार कांग्रेस के सदर मदन मोहन झा ने पार्टी के लीडरों को हलफ दिलाया। इस मौके पर मदन मोहन झा ने कहा कि जो लोग कांग्रेस की मुखालिफत कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि मुल्क कांग्रेस के एजेंडे पर चल रहा है। कांग्रेस का जो काम किया हुआ है उसी को लेकर के आज ये जो सरकार है सिर्फ नाम बदलने में मशहूर है। नाम बदलते बदलते उसी काम को आजकल जनता के बीच गिना रही है। मधेपुरा के रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने आज लोकसभा में कारोबारी गुंजन खेमका के कत्ल का मामला उठाया। पप्पू यादव ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से इस मामले में दखल देने की भी मांग की। अभी गुंजन खेमका बीजेपी के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले अखिलेश देशवाल को मारने की धमकी, 5 करोड़ रुपया। अखिलेश देशवाल एक बड़े व्यवसायी, गुंजन खेमका प्रियांशु पटेल को बेरगनिया में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। उसी तरह लड्डू सिंह, शाही, लगातार सुपौल में अभी 4 हत्या हुई 2 दिनों के अंदर। सहरसा में शाहजी लगातार, मैं बहुत गंभीर मसले पर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, लगातार इतने बड़े व्यवसायियों का पलायन, पूरा बालू माफिया और जमीन माफिया किस तरीके से सहरसा में उमेश शाह के घर ढूक के मार दिया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।